तो आइए बेटा हम शुरू करते हैं अपना बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बहुत जोर देके बोल रहा हूं क्योंकि नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस आर्टिकल से आने ही आने हैं। आइए इस आर्टिकल को समझकर याद करते हैं। तो हम सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स तो ब्रीदिंग करते ही हैं, तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ब्रीदिंग करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। केवल जो एनिमल्स हैं वही ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जिससे कि वो ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन सभी में होता है। तो आखिर ये रेस्पिरेशन क्या है? इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या होता है? इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी का रिलीज होता है। और ये एनर्जी कहाँ होती है? ये एनर्जी होती है ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज हमको कहाँ से मिलता है? ये ग्लूकोज हमको मिलता है खाना खाने से। और प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद ही बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनमें स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है और इस स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है। ये स्टार्च टूटेगा और इसकी जो हाइड्रोलिसिस होगी तो ये टूट कर बना देगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बन गया, लेकिन इस ग्लूकोज से ना प्लांट का काम चलना है, ना हमारा चलना है, ना ही बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह काम चलना है। कहता है कि इस ग्लूकोज को क्या करो? इस ग्लूकोज का करो ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मिलेगा वाटर भी कुछ बनेगा। कह रहे नहीं हमको मेन चाहिए, मेन काम बताओ हमको। तो यहाँ पर फिर हमको मिलेगा ग्लूकोज। ठीक, वो ग्लूकोज कह रहा हूँ, ग्लूकोज से हमको यहाँ पर फिर मिल जाएगी एनर्जी। और एनर्जी भी कैसे भाई? एनर्जी हमको मिल जाएगी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में। इस रेस्पिरेशन में हमको क्या मिल गया? इस तरह से हमको एनर्जी मिल जाएगी, सभी को मिलती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सिर्फ ऑक्सीजन से ही चलेगा या ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के बिना भी चल सके। जी हाँ, बिना ऑक्सीजन वाले भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑक्सीजन चाहिए नहीं, उनको कहते हैं हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये एरोब्स हैं जो कि हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एरोब्स हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। दूसरी तरफ दूसरे साइड में खड़े हैं एन एरोब्स जो कहते हैं हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, वी डू नॉट नीड ऑक्सीजन। अच्छा भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन इनको चाहिए, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक, एनर्जी जो एरोबिक वाला है लंबा प्रोसेस चलता है, इतनी मेहनत करता है, एनर्जी इसमें क्या है? ज्यादा है। एनर्जी इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है? एनर्जी इसमें कम है। एनर्जी क्या है भैया? एनर्जी इसमें कम बनेगी। इसमें कितने एटीपी? 36 एटीपी। और यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर 2 एटीपी। ठीक, तो इतनी बात हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक, अब आ जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आ जाते हैं, इसी का ही अभी और है, जगह मैंने खाम एरोबिक और एनएरोबिक मिटा दिया। अब बात आती है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट क्या होते हैं और फैकल्टेटिव क्या होते हैं? ठीक, बहुत बढ़िया बात। फैकल्टेटिव नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, भूल गए हैं। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीट। कंप्लीट कि मतलब हम अगर ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट का ये मतलब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैकल्टी वैसे हैं ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ये है, कोई ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो रेस्पिरेशन करता ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी रेस्पिरेशन कर लेता है। तो ये आ जाता है किसमें? फैकल्टेटिव की सीरीज में, कैटेगरी में। अब आइए ऑब्लिगेट हम एरोब कह रहे हैं। ठीक, और दूसरी तरफ ऑब्लिगेट एरोब कह रहे हैं और दूसरी तरफ फैकल्टेटिव एरोब। भाई इसके आगे हमने नाम लिख दिया, फैकल्टेटिव एरोब।
तो ये तो ऑब्लिगेट है, ये कंप्लीट है, ठीक, इस बात को आप मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ फैकल्टेटिव एरोब, आखिर इस फैकल्टेटिव एरोब का मतलब क्या है? तो इसके लिए आप याद रखेंगे इस बात को, हमारी जो होता है वो नहीं होता, जो होता है वो नहीं होता, इसका मतलब एरोब यहाँ पर लिखा है, तो इसका जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक नहीं है, ये मेनली एनएरोबिक है। और जब एनएरोबिक कंडीशन खत्म हो जाती है, एरोबिक कंडीशन भी होती है, तो ये क्या कर सकता है, ये तब वहां पर रेस्पिरेशन कर सकता है। इसको हमने बोला फैकल्टेटिव एरोब। इसी तरह से दूसरा भी उल्टा हो जाएगा आपका, एनएरोब, एनएरोब, और यहाँ पर फैकल्टेटिव एनएरोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब का क्या मतलब है कि जो होता है वो नहीं होता, तो एनारोब नहीं होगा, इसका मतलब एरोब होगा, और विपरीत परिस्थितियों में, कंडीशन में ये एनएरोब की तरह भी काम कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम दो बातें और कर लें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। तो जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो तो हमारा क्या है, मेन सबस्ट्रेट भैया हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो अब एनसीईआरटी दूसरी बात कहती है कि ये ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कि इसके अलावा जो हम लोग ठूस ठूस के खा रहे हैं, इतना पिज्जा बर्गर सब, और बढ़िया अंडे अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, ये फैट और प्रोटीन ये इनका नहीं होता है क्या रेस्पिरेशन? बोले हाँ होता है, लेकिन ऐसे थोड़े होता है। ग्लूकोज का जो नॉर्मल हमेशा रेस्पिरेशन में होता रहता है, तो वहां पर जो सबस्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड फ्लोएटिंग, फ्लोएटिंग रेस्पिरेशन। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक। इसके अंतर को भी आप समझ लें, प्रोटोप्लाज्मिक। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा? ग्लूकोज भैया का होगा। और यहाँ पर जो होगा ऑक्सीडेशन वो फैट्स और प्रोटीन का होगा, लेकिन ये विषम परिस्थितियों में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक एनारोबिक बात हो गई, फैकल्टेटिव और ये सब चीज़ों की बात हो गई हमारी। ठीक है, अब सबस्ट्रेट की बात तो खत्म हो गई, और ये चीज़ हम पहले फोटोसिंथेसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जिसको कि हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। लेकिन इसके पहले हमारे पास एक और आर्टिकल है, मैं थोड़ा सा भूल गया था, कि एनसीईआरटी पूछती है, एनसीईआरटी पूछती है कि क्या पौधे सांस लेते हैं? तो आप बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? कहता है कि क्या पौधे सांस लेते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है आपका भी हमारा भी, कि प्लांट्स ब्रीदिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किस चीज के लिए? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो अब ये इनके पास ये जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से आती है, कहाँ आती है, क्या होता है, कैसे होता है, तो हम उस सब चीज की बात करने जा रहे हैं। तो ये देखो हमारे पास बेटा एक ये प्लांट है, ठीक, प्लांट क्या है, अच्छा खासा ये पेड़ है, मान लो ये आम का पेड़ है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, मेन इसका जो पार्ट होगा, मेन इसका जो बीज का पार्ट होता है वो हार्ड और वुडी होता है। वो कैसा होगा? हार्ड है, वुडी है, और तीसरी बात ये डेड है। ये क्या करता है? केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर साइड में इस तरह से करके पोर्स भी होते हैं, ये बीच बीच में पोर्स हैं, इनको बोलते हैं हम लेंटिस सेल्स, लेंटिस सेल्स बोलते हैं, ठीक। और साइड में पेरेन्काइमेटस सेल्स की एक बहुत पतली सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज बड़ा नॉर्मली आसानी से हो जाता है। फिर अभी इस प्लांट से एक ये पत्ती है, पत्ती में क्या खास बात होती है? पत्ती में होते हैं जी, क्या होते हैं? पत्ती में होते हैं स्टोमेटा, जिससे कि ये डायरेक्टली अपना काम सब बना लेता है। तो ये लिख दे रहे हैं, पत्ती में स्टोमेटा है, और स्टेम में आपके लेंटिस सेल्स पाए जाते हैं। और फिर अगली बात ये कहता है कि जो हर प्लांट का पार्ट है, एवरी प्लांट पार्ट टेक्स इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी
प्लांट पार्ट बेटा, ठीक, हर प्लांट अपना कहता है कि हम यार खुद ही जिम्मेदार हैं। एवरी प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल, पहले हमें अपनी जितनी जरूरत हम उसका इंतजाम कर लेंगे। ये उसी तरह से बात हो गई कि किसी घर में मम्मी पापा हैं और एक बेटा है एक बेटी है, और चारों ही लोग क्या करते हैं, चारों ही लोग अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना अपना खर्चा खुद उठाते हैं। इसी तरह से प्लांट का हर पार्ट कहता है कि हम अपनी अपनी नीड खुद ही कर लेंगे। दूसरी बात, प्लांट कह रहा है कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। तो हमने भी पूछा क्यों कम है भाई? अरे बोले हमें ऐसा कुछ काम ही नहीं है, हमें बोले हमें आना जाना कहीं है नहीं। सबसे पहली बात तो लोकोमोशन मूवमेंट, मतलब यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। मूवमेंट तो है, लोकोमोशन नहीं है ना, लोकोमोशन नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं, तो हमारी एनर्जी कुछ भी। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है। बोले खाना हमारा यही बन जा रहा है और इनको तो खाना ढूंढना पड़ रहा है, खाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन दुनिया की चीजें, उनमें सब इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, कम चाहिए। फिर दूसरा कहते हैं कि हमारा जो गैस आती है, एक्सचेंज है, वो रेट भी बहुत स्लो है। वो रेट भी बहुत स्लो है। कितना स्लो है? पौधों की तुलना में, हमारी और पेड़ की तुलना में। हमें इमेजिन करो और एक आम का पेड़ इमेजिन करो, वो बेचारा हमसे 10 से 20 गुना टाइम्स पीछे है, 10 to 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स। ठीक, ये बात हो गई। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन कैसे और मिल जा रही है? ऑक्सीजन बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब तुम मान लो तुम घर में हो, ठीक, घर में हो, घर में तुम्हारे 5-6 कमरे हैं और एक किचन भी है, तुम्हारा अपना एक बेडरूम है। लेकिन जब तुम्हें खाना चाहिए तो तुम किचन में जाओगे। ये अलग है कि लोगों को दे जाते हो कोई लोग, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल दे कि खाना लेना है तो किचन में ही जाना होगा, चले गए। लेकिन अब तुम एक कमरे के रूम में रह रहे हो, तुमने उसी में ही अपना किचन बना रखा है, छोटा सा एक सिलेंडर और एक चूल्हा ले लिया है, उस पर अपना तुम बना रहे हो खाना। तो क्यों जाओगे तुम वहां, इतनी दूर नहीं जाओगे ना। तो यही चीज यहाँ भी है कि ऑक्सीजन वही जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो जा रही है, उसको प्लांट भी यूटिलाइज कर ले रहा है। ठीक है, अब हमारी ये यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। अब हम इसके स्टेप्स भी बता दें कि जो रेस्पिरेशन है ये हमारा किस तरह का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन वाली बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन जिसको कि हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। और तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ग्लाइकोलिसिस। तो पहले तो ग्लाइकोलिसिस की जनरल बातें समझ ली जाए कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा रेस्पिरेशन का पार्ट है, पहला पार्ट है, जो कि कहाँ होगा, नंबर 1 ये होगा। सबसे पहली बात तो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म में होगा। और इसमें बनता क्या है, इसमें 2 पाइरुवेट बनते हैं। पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। ठीक बेटा, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमको चाहिए इससे। ठीक, और तीसरी बात है एटीपी हमको चाहिए। एटीपी मिलते कितने हैं, 2 एटीपी। अगर एन एरोबिक ही कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है, तो NADH भी उसको 2 मिलते हैं, जिससे कि 6 एटीपी उसको बाद में ETS में मिल जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साथ ये सुविधा नहीं है। ठीक है, 2 एटीपी मिल जाते हैं। अब बात कर लें कि इनको किसने खोजा था, जिसके नाम पर, जिन लोगों के नाम पर इसका दूसरा एक नाम भी चलता है। तो ये है बेटा EMP पाथवे, EMP पाथवे। ये EMP पाथवे क्या है? ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके की नाम है इम्बेडन, मायरहॉफ, मायरहॉफ और पार्नस पाथवे। बहुत बार नाम पूछा गया है।
कि क्या कहते हैं, एएमपी पाथवे कहते हैं। किन लोगों के नाम पर? 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास, प्यारे प्यारे से, बढ़िया बढ़िया से, इज्जतदार से 3 सर लोग हैं, जिनका कि नाम एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस पाथवे है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये बेटा कहाँ से शुरू होगा। तो आइए अब हम पहला जो कंपाउंड है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसको हमें तोड़ना फोड़ना है, वो ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ है। वो ग्लाइकोलाइसिस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनकर आ चुका है। कहाँ पर? ये मान लो कि ये पूरी जितना बोर्ड है वो एक सेल है, और इसमें एक ये सेल ऑर्गेनेल आपका है, ठीक, जिसका कि नाम है सर जी भाई साहब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब इसका काम क्या था? इन साहब का काम क्या था? इन साहब का काम था प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज का प्रोडक्शन। अब ये ग्लूकोज कह रहा है कि हमको बनाया इतने प्यार से, तो मैं भगा दे रहा हूँ, ये कौन सी बात है? अरे बोले भगा नहीं दे रहे, जाओ आगे, एक और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चाचा हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बोले वहां जाओ। बोले अच्छा। बोले वहां हम क्या करेंगे? बोले वहां जाके वही करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, वो क्या करेंगे? एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। बोले ठीक ठीक, हम जा रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारा एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, जिसको कि हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे बिजली बनती है पावर हाउस में, वैसे ही यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और ये सेल ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक भैया। अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या है और ग्लाइकोलाइसिस की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हमें सब पढ़नी है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेटा? एक 10 रिएक्शन का प्रोसेस, 10 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें अंत में ग्लूकोज से पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और ग्लूकोज, मजे की बात ये कि 6 कार्बन का होता है, जिससे कि 3-3 कार्बन वाले 2 पाइरुवेट मिल जाते हैं हमें। तो अब बेटा शुरू करते हैं हम किससे? यहाँ हम शुरू करते हैं, थोड़ा स्लो होता जा रहा है, ग्लूकोज से हम शुरू करते हैं। चौक भैया बहुत महान है। ग्लूकोज से हम शुरू करते हैं, और पहला क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले हम बना लेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एक फॉस्फेट होगा, एक एटीपी ये खर्चा करेगा यहाँ पर, ठीक, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज कर देगा, एक एटीपी इसने खर्चा कर लिया। तो ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया बेटा यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को भी चैन नहीं है, कह रहा है कि हमको एक फॉस्फेट और चाहिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसको क्या चाहिए? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाना है। और कोई भी ऐसा नहीं कि कोई रीजन नहीं है, रीजन है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एक एटीपी यहाँ इसने और खर्चा किया, ठीक बेटा, एक एटीपी का और खर्चा यहाँ पर कर लिया है इसने। कह रहा परेशान ना हो, पैसा खर्चा जरूर कर रहे हैं हम, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अभी आपको हम पैसा दुगना करके दे देंगे, ठीक। बोले ठीक है करो। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किसमें टूट जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कहोगे इतना छोटा सा तो बोर्ड है, गिर ना पड़ना, गिर भी सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और साथ में एक मॉलिक्यूल और बना। यहाँ पर क्या हुआ? ग्लूकोज यहाँ पर तीन 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 के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। एक का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट एसीटोन फॉस्फेट,
एसीटोन फॉस्फेट। अब बेटा यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लो तुम कि ये था 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का था, ये भी यहाँ पर 6 कार्बन का था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये 6 कार्बन का जो फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं, दोनों ही क्या है 3 कार्बन वाले हैं मॉलिक्यूल यहाँ पर। तो ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो जाता है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है किधर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल अपनी जिम्मेदारी लेकर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक बेटा, ये थोड़ा सा मिटा दें वरना आ नहीं पाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक, इससे क्या बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड से, पहले मैं लिख देता हूँ 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिर 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक, और 1,3 हो गया, 3 हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, ग्लिसरेट हो गया या ग्लिसरिक एसिड कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद आपका बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको कि शॉर्ट में मैं पैप लिख दे रहा हूँ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से यहाँ पर पायरुवेट, जो कि अल्टीमेटली हमको चाहिए था पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हम सब में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। इसका नाम ही है 2 फॉस्फोग्लिसरेट या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, तो हमको अब क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गए जो हमें चाहिए था, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, हमें इंतजार था किसका, पायरुवेट के मिलने का, कि ग्लाइकोलिसिस खत्म होगी और पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, जिसको कि हम लिंक रिएक्शन में भेजेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होगा और रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को हम करते हैं आगे कि अगला हमारा जो स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन, उससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर हमको एटीपी अब कहाँ कहाँ मिल गए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इससे हमारा जो बिस फॉस्फो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बन रहा था, इन दोनों के बीच में NADH हमको मिल जाएगा, NADH भी हमको मिलेगा, लेकिन यूटिलाइज तभी हो पाएगा अगर एरोबिक प्रोसेस है, अगर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास इंटर कर सकता है तो ही तो मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पर अगला क्या चाहिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ से हमको 2 ATP मिलेंगे। ठीक, और 2 ATP हमको बिल्कुल लास्ट में मिलेंगे। 2 ATP हमको कहाँ मिल रहा है, ये बिल्कुल हमको मिल रहा है बिल्कुल लास्ट में, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा था। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देखा कि हमको 4 ATP मिले, लेकिन 2 ATP हम पहले ही खर्चा कर चुके थे। तो इस तरह से कितने हैं, 2 और 2 4, और हमने लगाया कितना था, 1 ATP हमने यहाँ लगाया था, दांव पर लगाया था, पैसा लगाया था, और 1 ATP हमने इस स्टेप में लगाया था। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं कि पहला ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक हमको ATP खर्चा करना पड़ा, उसके बाद हमने जब इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो भी हमको 1 ATP का खर्चा करना पड़ा, और आगे जाकर हमको 4 ATP मिल गया, जिससे हमें 2 ATP का बिल्कुल बढ़िया मस्त वाला फायदा हो गया। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं।